नमस्कार साथी, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। इंडिया जियोग्राफी को हम एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांट कर पढ़ने वाले थे, जिसमें हमने पहला देखा था पठारों के आधार पर और आज हम देखने वाले हैं पर्वतों के आधार पर। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन पर्वतों के आधार पर। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को हम दो भागों में पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें पहला हमने देखा था पठारों के आधार पर। हमने पठारों के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन देखेंगे पर्वतों के आधार पर। तो हेडिंग डालिएगा पर्वतों के या पर्वतमालाओं के आधार पर अध्ययन। पर्वतमालाओं के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, देखो। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इसके अंदर हम देखेंगे पर्वतमालाओं के आधार पर। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा देखें तो ये है। इसमें हम बहुत सारी पहाड़ियों को देखेंगे, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे, जिसमें एक हम देखेंगे यहाँ पे हमारी आएगी अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला। अरावली के बाद हम देखेंगे विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के बाद यहाँ पे आती है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और ये जो पश्चिमी घाट की तरफ है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, या हम इसे कह सकते हैं सह्याद्री। क्या कह सकते हैं? सह्याद्री भी हम इसे कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो लगभग एक समांतर क्रम में है, और ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां ये कटी फटी है, बीच में ये अनवरत नहीं है, लगातार नहीं है। फिर इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे गारो खासी पहाड़ियों में, यहाँ पे अजंता की पहाड़ियां, ये कुछ इस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। तो ये हम देखेंगे, इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं पर्वतमालाओं के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन, जिसमें हम पहला देखेंगे पश्चिमी घाट या सह्याद्री की पहाड़ियां। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के साथ। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा, इसी आधार पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला देखेंगे पश्चिमी घाट के आधार पर या पश्चिमी घाट की पहाड़ियों। हेडिंग डाल लीजिएगा पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पहला हेडिंग डाले, क्या डालेंगे? पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। पश्चिमी घाट या सह्याद्री को हम देखेंगे, ये जो विस्तार है ये नदियों के द्वारा बना हुआ ये विस्तार है। नदियों के द्वारा इसको थोड़ा वो काटा, बीच में क्या है, ये कटी फटी भी है, ज्यादा कटी फटी नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ पहाड़ियां नहीं है। अब इसमें क्या देखेंगे हम? विस्तार। पश्चिमी घाट की तरफ ज्यादा नदियां नहीं है, लेकिन इसका विस्तार जब देखेंगे तो हम देखेंगे ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी से लेकर के इसका जो विस्तार है वो नीलगिरी पहाड़ियों में अनाईमुदी या कन्याकुमारी तक हम देखते हैं। कन्याकुमारी तक इसका क्या है? विस्तार है। नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका क्या रहेगा? विस्तार है। तो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इसका विस्तार कहाँ पे है? तो ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। विस्तार के जिलों की बात करें तो देखो एक बार फिर डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिसके अंदर देखो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत, उसके बाद में कौन आता है? तो सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के बाद में आती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद यहाँ से हमारा प्रारंभ होता है पश्चिमी घाट, जो कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक। यहाँ पे अंत में इसकी नीलगिरी की पहाड़ियां आ जाती है। उसके बाद यहाँ से हमारा पूर्वी घाट प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे चार
इसमें जो जिले देखेंगे कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो देखो सबसे पहले आएगा गुजरात जिला। कौन सा जिला? गुजरात जिला, गुजरात राज्य। कौन सा राज्य आएगा? गुजरात राज्य। गुजरात के बाद कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद इसका विस्तार गोवा में भी है। कहाँ पे है? गोवा में है। गोवा के बाद इसका विस्तार कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में इसका विस्तार है। कर्नाटक के बाद इसका विस्तार केरल राज्य में है, और थोड़ा बहुत इसका विस्तार कहाँ पे है? तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में भी इसका क्या है? विस्तार है। तो कितने राज्यों में विस्तार हो गया जी? 5 राज्यों में इसका विस्तार हो गया। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन? गोवा, जो इसी सह्याद्री में स्थित है। कितने राज्य? तो 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए। 5 6 ये राज्य हो गए। कितने राज्य? 6 राज्य। 5 राज्यों में तो इसका पूर्णतया विस्तार, और तमिलनाडु गुजरात में इसका थोड़ा बहुत विस्तार है। तो बात करें कितने राज्यों की, तो 6 राज्य कुल हो जाएंगे। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस प्रकार से यहाँ पे कुल कितने राज्य हो जाते हैं? 6 राज्यों में इसका विस्तार है। तो विस्तार की यदि बात करें तापी नदी से लेकर के इसका विस्तार कहाँ पे? तमिलनाडु तक। 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। तो इसके विस्तार के राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, अरे नाटक नहीं करने, नाम है कर्नाटक। फिर क्या आ जाएगा? केरल। केरल के बाद कौन आएगा? तमिलनाडु। तो इस प्रकार से इसका 6 राज्यों में क्या है? विस्तार है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सह्याद्री का विस्तार कौन से यूनियन टेरिटरीज में है, तो उसमें कौन से आ जाएंगे? इसके अंदर यहाँ पे दमन और दीव, लेकिन उसमें यहाँ पे इसका विस्तार नहीं है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाद में पूछा जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई की बात करें तो तापी नदी से लेकर तमिलनाडु तक ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई बनती है वो कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। बात करें सह्याद्री की कुल लंबाई कितनी है, तो लगभग कितनी है जी? 1600 किलोमीटर की लंबाई है। ये जो सह्याद्री है कितने किलोमीटर लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है। फिर बात करें सह्याद्री इसकी लंबाई के बाद बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियां हैं तो ऊंची तो होंगी। तो क्या हो जाएगा? बात करें इसकी ऊंचाई की, अप्रोक्सीमेट नहीं है, क्या हो जाएगी? लगभग इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो लगभग इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर होगी। किलोमीटर नहीं होगी, कि क्या होगी? मीटर में ऊंचाई होगी। 900 से 1100 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई रहेगी। औसत ऊंचाई है, क्या है ये? औसत ऊंचाई। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1600 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बार बार के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें कि देखो इसके और क्या क्या विशेषताएं, तो वो भी देख लेते हैं। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ताकि बाद में पढ़ना आपको आसान हो जाए। तो लिख लिया होगा, देखते हैं आगे। अब इसके कुछ और जो फैक्ट है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बात किसके बारे में कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में। तो देखो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों में तो एक बार यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ताकि डायग्राम के माध्यम से पढ़ना आसान हो जाए। अब देखो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ पे तापी नदी से। कौन प्रारंभ होती है? सह्याद्री, और अंत तक कहाँ पे जाती है? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी? 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। अब बात करें, देखो ये इतनी लंबी है, तो देखो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये सह्याद्री है। तो इसके बारे में आप नोट कर लो, यह है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? सह्याद्री है या पश्चिमी घाट हम इसे कह सकते हैं। अब बात करें कि इसका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसका अध्ययन भी हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो देखो एक इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा गैप है, क्या है यहाँ पे गैप है, भ्रंश घाटी है। तो ये जो भ्रंश घाटी है यहाँ से एक हमारे अक्षांश रेखा गुजरती है, एक क्या गुजरती है? उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है सर? तो कौन सी गुजरेगी? 16 डिग्री नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से गुजरता है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस सह्याद्री को दो भागों में बांटने का कार्य करता है। तो इसके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जो है उसे हम कहेंगे उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उसको कहेंगे दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहेंगे? दक्षिणी सह्याद्री। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसका जो वर्गीकरण है, क्या करेंगे? इसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करता कौन है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है, दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और कौन सी? दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। बांटता कौन है जी? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सह्याद्री को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये जो चैनल है दो भागों में बांटता है। किसे बांटता है? सह्याद्री को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देता है। तो इसी आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। तो ये आपने बना लिया होगा डायग्राम, इसे आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में आगे और। अब देखेंगे यहाँ की कुल कितनी पहाड़ियां हैं, किस प्रकार से उत्तरी सह्याद्री की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी सर्वोच्च चोटी है, उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी। तो यह कौन सा है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। तो इसकी पहाड़ियां देखेंगे, उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी, उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो इसमें हम पहली देखेंगे कलसूबाई, कलसूबाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। इसके बाद 2 नंबर पर देखते हैं, 2 नंबर पर कौन है? सलहर। ये इसकी क्रमवाई चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई। और 2 नंबर पे कौन आएगी? सलहर आएगी। कौन आएगी? सलहर, जिसकी ऊंचाई है 1567 मीटर। कितनी है जी? 1567 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई किसकी? सलहर पर्वत चोटी की। फिर बात करें 3 नंबर पे कौन आएगा? तो 3 नंबर पे आएगा महाबलेश्वर। कौन सी चोटी आएगी? महाबलेश्वर पर्वत शिखर आएगा, महाबलेश्वर पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है जी 1438 मीटर, 1438 मीटर, 1438 मीटर। ये इसकी क्रम इसकी जो अवरोही क्रम में हम देख रहे हैं, सबसे ऊंची कौन है? तो कलसूबाई। उसके बाद 2 नंबर पे ऊंची चोटी कौन? सलहर। 3 नंबर पे ऊंची चोटी कौन है? तो महाबलेश्वर। फिर बात करते हैं एक और पर्वत चोटी जिसका नाम है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पर्वत शिखर। हरिश्चंद्र पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1424 मीटर, 1424 मीटर ऊंची ये पर्वत चोटी है। किस नाम से है? हरिश्चंद्र नाम से। उत्तरी सह्याद्री की चौथी सबसे बड़ी चोटी कौन? तो हरिश्चंद्र। इन चारों को याद रख लेना, आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेगा, यहीं से क्वेश्चन छपेगा। पूछा जाएगा कि उत्तरी सह्याद्री की निम्न में से कौन सी चोटी नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह से देख लेना ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो इस प्रकार से इन 4 चोटियों के बारे में यदि आपको याद है तो उत्तरी सह्याद्री से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। इसके जो सर्वाधिक जो विस्तार है उत्तरी सह्याद्री का, वो महाराष्ट्र में है। बात करें उत्तरी सह्याद्री का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है, महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो ये भी बात ध्यान में रख लेना।
तो हमने किसके बारे में बात की? उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख चोटियों के बारे में। अब देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, उनके बारे में देखेंगे। इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख लिया है तो बहुत ही अच्छा है। अब देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री की प्रमुख चोटियों को। दक्षिणी सह्याद्री के प्रमुख शिखर। तो दक्षिणी सह्याद्री के प्रमुख शिखरों के बारे में देखते हैं। इसके भी हम 2-4 पर्वत शिखरों को देखेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, इसके अंदर हम एक याद रखेंगे कुद्रेमुख। किसको याद रखेंगे? कुद्रेमुख को। पहले एक पर्वत चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। दूसरी कौन सी? पुष्पागिरी। इनकी ऊंचाइयों से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी सह्याद्री की नहीं है या दक्षिणी सह्याद्री की है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम 3 नंबर पे देखें अनाईमुडी भी किसकी पर्वत चोटी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की प्रमुख पर्वत चोटी है। फिर एक और बात करें तो एक और हम देखें दोदा बेटा। अरे दादा पोता नहीं है, दोदा बेटा है। इसका नाम ही ऐसा है, क्या है? दोदा बेटा पर्वत चोटी। दोदा बेटा चोटी है जो दोनों है, किसमें आती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में आती है। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जिसके अंदर देखी जाएगी, लेकिन जो नीलगिरी की पहाड़ियां किसका विस्तार है? दक्षिणी सह्याद्री का ही विस्तार है। नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी पूछा जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो अनाईमुडी या कार्डेमम इलायची पर्वत चोटी यहीं पर स्थित है। तो वो भी आप ध्यान में रख लेना। दक्षिणी सह्याद्री के प्रमुख शिखर है, इनको भी आप याद में रख लेना। सह्याद्री को दो भागों में बांटने वाले कौन है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसी आधार पर हमने अध्ययन किया, उत्तरी सह्याद्री की पर्वत चोटियों को देखा और दक्षिणी सह्याद्री के प्रमुख चोटियों को हमने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में और कुछ क्या है। अब देखो, अभी आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखो उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से लेकर के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार पूछा जाए तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहां तक हो जाएगा? कन्याकुमारी तक। तो ये भी लिख लेते हैं, लिखेंगे उत्तरी सह्याद्री का विस्तार। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अभी तो बताया था ना, कहां से तक है? ताप्ती नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक किसका विस्तार है? तो उत्तरी सह्याद्री का। बात करें दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये भी देखो, इसका विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहां तक हो जाएगा? कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कुमारी तक उत्तरी सह्याद्री का विस्तार तापी नदी से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो ये तो देखा हमने उत्तरी सह्याद्री का विस्तार और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार। अब देखते हैं सह्याद्री के दक्षिणी भाग में कुछ पर्वत, जो कुछ पहाड़ियां हैं वो भी देख लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि सह्याद्री या पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों में स्थित पहाड़ियां। सह्याद्री के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां भी हैं दक्षिणी भाग में, जो इस पर यहाँ पे इस जगह जो कुछ पहाड़ियां हैं वो देखने वाले हैं। कौन कौन सी है? एक तो नीलगिरी की पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के बाद अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के बाद और कौन सी आएगी? एक और पर्वत पहाड़ी है जिसका नाम क्या है?
इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ क्या है, पहाड़ियां भी है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो एक नंबर पे क्या लिखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी, क्रम वाइज है ये नीलगिरी पहाड़ी। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो 3 राज्यों में ये स्थित है। कौन कौन से में, कर्नाटक में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 3 राज्यों में स्थित पहाड़ी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी। फिर देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई। तीसरी पहाड़ी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, जो भी कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है। पूछा जाएगा पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो इलायची या कार्डेमम पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी होगी। यह भी बात ध्यान में रख लेना, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बातें की पहाड़ियों के बारे में, दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां। अब इनका अध्ययन करेंगे, एक एक को लेकर के पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो पहले किसको देखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो नीलगिरी पहाड़ी को पहले पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची कार्डेमम की पहाड़ी तक हम आगे चलते चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नीलगिरी पहाड़ियों को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी हेडिंग डाल लीजिएगा। देखेंगे नीलगिरी पहाड़ी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या वहाँ कौन सी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें पहली कौन सी देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पहली कौन सी देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी को देखेंगे। नीलगिरी पहाड़ी को देखेंगे तो कितने इसका विस्तार यदि बात करें, इसका विस्तार कितने जिलों में, कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से में है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। तमिलनाडु में इसका क्या है, विस्तार है। 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और उसके बात करें कि ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है, ब्लॉक पर्वतमाला, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। क्या कहेंगे, यह है एक ब्लॉक पर्वतमाला या ब्लॉक पर्वत है, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है या जोड़ती है। ब्लॉक पर्वतमाला का मतलब दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का क्षेत्र जो उन दोनों को जोड़ता हो, और क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। तो यह एक ब्लॉक पर्वत है जो पश्चिमी घाट को किससे जोड़ता है, पूर्वी घाट से जोड़ता है। तो नीलगिरी पहाड़ियां इसी प्रकार की पहाड़ियां ब्लॉक पर्वत चोटी है। उसके बाद करें इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा। हमने बात की थी ना, दक्षिणी सह्याद्री की पर्वत चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा कौन सी पहाड़ियों में आती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। बात करें इसकी ऊंचाई की कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, 2636 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करें कौन से राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी 2636 मीटर, और कौन सी पहाड़ियों में आती है, नीलगिरी पहाड़ियों में आती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन भी है, तो उनमें हिल स्टेशन कौन सा है, तो देखो नाम। इसके बाद इसमें देखेंगे हिल स्टेशन, किसके हिल स्टेशन है, तो नीलगिरी पहाड़ियों के हिल स्टेशन, जिसका नाम क्या है, ऊटी, ऊटी या उटकम मंडलम, उटकम
उटकम मंडलम, उटकम मंडलम, उटकम मंडलम भी कहाँ पे है? उटकम मंडलम या इसका नाम क्या है? ऊटी। ये क्या है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो क्या लिखेंगे? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित, पहाड़ियों में स्थित एक नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित हिल स्टेशन, हिल स्टेशन जो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। उटकम मंडलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। उटी या उटकम मंडलम नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित क्या है? एक हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार से हमने देखा नीलगिरी पहाड़ियों को विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसमें 3 में है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो KKT। क्या लिख सकते हो? KKT भी लिख सकते हो, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यह एक ब्लॉक पर्वतमाला है जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, तमिलनाडु में स्थित है, 2636 मीटर ऊंची है। हिल स्टेशन की बात करें तो ऊटी या उटकम मंडलम नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है जो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में बात की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे आगे नीलगिरी पहाड़ियों में देखने वाले हैं एक और टर्म जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सोलास। एक दो शब्द सोलास जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सोलास क्या है। RS मेन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया कि सोलास क्या है, 20 शब्दों में लिखो। तो क्या है देखते हैं। ये जो सोलास है एक वनस्पति है। क्या है ये? वनस्पति है। क्या है ये? वनस्पति है। वनस्पति भी कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कौन है? तो सोलास। सोलास क्या है? वनस्पति है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। इसीलिए वह बहुत ही विशेष है क्योंकि ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैसी वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। तो ये यहाँ की कुछ खास विशेषताएं हैं। तो और बात करें यहाँ पे जनजाति कौन सी निवास करती है? जनजाति यहाँ पे कौन सी निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है, जो भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता कौन सी? ये क्या करती है? पशुपालन और मुख्यतः किसका पालन करते हैं? मुख्यतः भैंस पालन करते हैं। किसका करते हैं? भैंस पालन करते हैं। इसीलिए इसे भैंस जनजाति भी कहते हैं। पशुपालन हेतु प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा किसका पालन करते हैं? भैंस पालन करते हैं। अतः इनका उपनाम क्या है? उपनाम इनका क्या है? भैंस जनजाति। भैंस जनजाति भी इसे कहते हैं क्योंकि ये सर्वाधिक किसका पालन करते हैं? भैंसों का पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं। पशुपालन इनका प्रमुख धंधा है। इसके अंदर ये किसका पालन ज्यादा करते हैं? भैंस का। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? भैंस जनजाति भी कहते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों में देखें सोलास। सोलास क्या वनस्पति है? कैसी वनस्पति है? शीतोष्ण वनस्पति है। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। जनजाति यहाँ पे कैसी निवास करती है? तो टोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती है, जो पशुपालन करती है। और पशुपालन में सबसे ज्यादा किसका पालन करती है? तो भैंसों का पालन करती है। इसी प्रकार से आपने देखा नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। वो भी लिख लेते हैं। ये लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी को भारत का पहला जैव मंडल
रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया, घोषित किया गया है। यदि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों को सबसे पहले जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। कब घोषित किया गया था? 1980 में घोषित इसको किया गया था, 1980 में। सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, 1986 में। कब किया गया था? 1986 में इसको घोषित किया गया था। क्या? तो जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने साथियों को भी साथ में ले लेना इस भारत की भौगोलिक यात्रा में। तो यदि आपने हमारा चैनल द्रोणा पीसीएस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।